अराउंड पूरे पाकिस्तान में अभी तक आपके ईवी चार्जिंग स्टेशंस, जिसमें बड़े छोटे आप सब मिला लें, हार्डली 12-13 हैं। जिसमें मेजर सिटीज़ में आप देख लें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, और मोटरवे पे 1-2 होंगे शायद। इससे आप वो वाला टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अभी जो एक न्यूज़ ही सुनी है, आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ प्रैक्टिकल और नॉट और इम्प्लीमेंटेड और नॉट, कि 2026-27 तक 3000 ईवी स्टेशंस इम्प्लीमेंट किए जाने लगे हैं। बट अभी लगे हैं, हुए नहीं हैं। सो आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि अगर हम उस सेंस में जाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं आम आदमी, एक नॉर्मल पर्सन भी ईवीज़ के ऊपर आए, तो वो क्यों आएगा। एंड रही बात इसकी कि कैसे होगा, डेफिनेटली इसके ऊपर एक अलग डिबेट होगी, क्योंकि आपके पास जो ग्रिड स्टेशंस हैं उनके ऊपर जो मेगावाट प्रोड्यूस करने का आपका एक कैपेसिटी है वो देखना पड़ेगा आपको। क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में जो मेगावाट प्रोड्यूस हो रहा है, लेट्स से मैं एक नंबर आपको दे दूँ, 98,000 मेगावाट प्रोड्यूस हुआ था, जबकि डिलीवर 60 to 65,000 हुआ था। जो बाकी गैप आया वो नाकिस जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉसेस होते हैं, लाइन लॉसेस हो सकते हैं, चोरी होती है, जो भी कह लें, वो उसमें चला गया। सो जब आप ईवी स्टेशंस इम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी आपके ग्रिड स्टेशंस पे ही लोड करेगा। क्योंकि अभी तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक ये ऑन ग्रिड स्टेशंस की ही बात कर रहे होंगे, ऑफ ग्रिड स्टेशंस बहुत कॉस्टली हो जाते हैं, वो अभी तक बहुत पाकिस्तान में इन हुए भी नहीं हैं। सो इन सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, ना कि जस्ट एक अनाउंसमेंट से ये नहीं हो पाएगा, इसको प्रैक्टिकली दोबारा से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें 2016 से लेकर 2021 तक की जो पॉलिसी थी पहले की ईवी पॉलिसी, वो बड़ी थोड़ी बेहतर थी, उसमें काफ़ी लेवरेज दिया गया था लोगों को इस तरफ लाने के लिए। लेकिन अभी की जो न्यू पॉलिसी आई उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस न्यू की गई, जो कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आम सारिफ जो होगा, यूज़र होगा, वो उसको हिट बैक करेगा। क्योंकि ईवीज़ के ऊपर भी अब आपने कार्बन टैक्स अगर लगा देना है, आपने इंपोर्ट टैक्सेस डालने हैं, आपने टैक्सेशन रजिस्ट्रेशन टैक्सेस डालने हैं, वो करते करते कॉस्ट तो आपकी वहीं पर चली जाएगी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त आम बंदे की अगर तरफ से हम देखें, वो भी उस सेंस में गाड़ी को, ईवी को नहीं ले रहा कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है या इसमें पोल्यूशन नहीं होगी। क्योंकि पाकिस्तान हो या आपके साउथ एशियन कंट्रीज़ आ जाएँ, यहाँ पर जो सारिफ गाड़ी ख़रीदता है ना, वो इसको एज एन एसेट ख़रीदता है। अगर हम बिल्कुल मिडिल क्लास तबके के साइड से बात करें, अगर हम उस 1-2% के रूलिंग एलीट को छोड़ देते हैं जो ईवीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो आम बंदा होता है वो ये सोच के गाड़ी ख़रीद रहा होता है यहाँ पाकिस्तान में, साउथ ईस्ट एशियाज़ में, कि ये मेरा एसेट है, कल को मुझे इसकी रीसेल भी अच्छी चाहिए, और मुझे अगर दूर दराज इलाकों में जाना है, मुझे इसकी मेंटेनेंस, पार्ट्स और इसके चार्जिंग स्टेशंस ये इजी टू अवेलेबल हों। और अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली आप उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि आप इसकी तरफ आएँ। अच्छा हारून, एक ब्रेक लेंगे, हम उसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। आज हम आपको बताएंगे क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हमें आना चाहिए, इज़ इट वर्थ और नॉट। टेक अ ब्रेक, वेलकम बैक। और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे साथ हारून साहब भी मौजूद हैं। हम प्लग इन हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, उसके ऊपर आपसे कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि हमने जैसे कुछ रिसर्च है हमारे पास। पाकिस्तान में एक ब्रांड है, हम उसका नाम नहीं लेंगे अभी आपके सामने, मगर अगर उसकी एक गाड़ी है जिसकी मैं बात करूं, तो उसका जो पेट्रोल है ना, उसका जो पेट्रोल वेरिएंट है वो तकरीबन 91 लाख का आता है। ठीक है, अब उसी गाड़ी का सेम वर्जन अगर हम PHEV में देखें ना, तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, वो 1,27,00,000 का आता है। ठीक है, तो अब 37 लाख जो है वो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल के लिए। ठीक है ना, अब अगर हमने उनकी जो ये कैलकुलेशन निकाली, अगर 10 साल की अगर देखें आप एवरेज में, अगर दोनों गाड़ियाँ रखनी है आपने, चलानी है उनको, ठीक है, और 50 किलोमीटर डेली का आना जाना है हमारा, ठीक है, और कभी कभी हमें 1000 किलोमीटर भी कोई टूर अगर हमारा हो गया, हमें सफ़र करना पड़ गया, तो अगर हम फ्यूल कॉस्ट निकालें ना, तो पेट्रोल की जो बनती है वो बनती है 49 लाख 10 साल के अरसे में। वो जो गाड़ी पेट्रोल यूज़ करेगी उसमें 3 लाख रुपए आप हटा दें मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, वो चार्जेस हो जाएंगे, तो इसका मतलब 52 लाख हो गए। अब सेम अगर हम ये बात करें ये जो प्लग इन हाइब्रिड वाली गाड़ी जो है, उसकी अगर हम सेम निकालें, तो एक तो 37 लाख रुपए हमने पहले ही
ज़्यादा पे किया है, ओके। और अगर हम उसकी फ्यूल की कॉस्ट निकालें नाज़रीन, तो वो बनती है 30 लाख रुपए, ऐसे ही है, क्योंकि वो भी पेट्रोल पे चल रही है, मगर वो एवरेज थोड़ा सा ज़्यादा दे देगी एज़ यू नो। अगर इसमें भी हम 3 लाख रुपए मेंटेनेंस का इसका ऐड कर लेते हैं और वो साइड पे कर लेते हैं कि 10 साल के बाद हमने इसकी जो है ना बैटरी भी रिप्लेस करवानी है, फिर 6 लाख आप उसका भी ऐड कर लें, तो उसके हिसाब से आप देखें 26 लाख रुपए ये गाड़ी आपको महंगी पड़ी है, जो कि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी होती है, जिसमें लोग ये समझ रहे होते हैं कि अगर हम हाइब्रिड ले लेंगे तो हम अपने पैसे बचा लेंगे, ठीक है, फ्यूल की कॉस्ट में। मगर अगर आप जिस 37 लाख रुपए जो मैंने आपको एक्स्ट्रा ऐड करके बताया, जो एक्स्ट्रा और ख़र्चे हैं वो बताऊँ, और पेट्रोल की जो उसके एवरेज के हिसाब से, तो ये 26 लाख रुपए महंगी पड़ी आपको प्लग इन हाइब्रिड। अब इसके हिसाब से आप मुझे बता दें कि लोग फिर किस तरीके से इस पर स्विच होंगे, अच्छा, इलेक्ट्रिक या प्लग इन। ओके, सबसे पहले तो मैं ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करता हूँ। जब मेंटेनेंस की और सेविंग की जहाँ तक बात आती है, PHEV प्लग इन हाइब्रिड आ जाती हैं, हाइब्रिड आ जाती हैं, एंड देन टोटल EVs विच इज़ BEV जिसको हम कहते हैं बैटरी एनर्जी व्हीकल्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक होती हैं। इनमें फ़र्क है। अच्छा, अब जब आपने बात की है PHEV की बात की है ना, तो इसमें डेफिनेटली आपको फ़र्क इसलिए भी नज़र आएगा। पहली बात, आपने किलोमीटर्स की बात की, आपने कहा जिसने 50 किलोमीटर भी चलानी है वो आजकल ले रहे हैं, PHEVs ले रहे हैं। Yes. तो मेरा एज अ एक्सपर्ट एडवाइस में यही है कि दे आर डूइंग रॉन्ग। ये उनके लिए हाइब्रिड गाड़ी या PHEV गाड़ी उनके लिए ठीक है जिनका डेली का कंजप्शन 100 से 120 किलोमीटर से अबव का है। उनके लिए ये फ़ायदेमंद है, उनको ये बचत करके देगी। कैसे करके देगी? इट डिपेंड्स, आपके जिस भी ब्रांड की आपने ली हो, आई एम नॉट गोना नेम इट, आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ द कार डिवाइडेड बाय पर किलोमीटर, और लाइक उसके ऊपर डिवाइड करें तो आपको आपकी चार्जिंग की भी जो एक कॉस्ट है वो भी निकल के आ जाएगी सामने। सो आपने अगर डेली सिर्फ चलानी 40-50 किलोमीटर है, घर से ऑफिस जाना है या हल्का फुल्का मार्केट से आना है, मेरा ख्याल है 40-50 किलोमीटर भी कोई डेली नहीं चला रहा होगा, क्योंकि 100 किलोमीटर्स भी अगर आप जाएं तो आई थिंक आप लाहौर से काफ़ी आगे निकल जाते हैं, फिर वापस आएँ। मेरा नहीं ख्याल कि डेली हाइब्रिड पे कोई इतना जा रहा है। दैट इज़ आई थिंक कि आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है ना कि अच्छा यार इसने भी गाड़ी ली थी, हाइब्रिड ली है, अच्छी लग रही है, मैं भी लेता हूँ। अभी इस वक्त ये माइंडसेट चल रहा है। मगर हमारे वहाँ लोग ये बचत को जहन में रख के ले रहे हैं, बचत गाड़ी के लिए आपके दिमाग में अगर रखिएगा। जी, बचत की अगर आप तो बात क्या वो करेंगे, गलत सोच रहे हैं ये भी बता। हाँ देखिए, कैलकुलेशन गलत है ना, गाइडेंस नहीं दी जा रही। आप ज़रूर उसमें बचत कर सकते हैं अगर आपका डेली का यूजेज 100 किलोमीटर से अबव है या मिनिमम 100 तो हो, देन आप इसकी कॉस्ट कैलकुलेशन के ऊपर जाएंगे, देन आप कह सकते हैं कि मैं सेविंग कर रहा हूँ कुछ पेट्रोल के मुकाबले में। और अगर खाली हम प्योर हाइब्रिड या PHEVs की ही बात करना चाहते हैं तो उसमें इतनी खास बचत आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मेनली तो वो आपके फिर भी पेट्रोल पे चल रही है ना। परफेक्ट। और जो उसमें बैटरी पैक लगा है वो बिल्कुल आपके इमरजेंसी सिस्टम के लिए लगा है। दैट्स इट, कि लेट से आप जा रहे हैं, आपका एक पेट्रोल एंड हो गया, तो आपको 10-20-30 किलोमीटर शायद आपको थोड़ा सा और पावर दे दे कि आप आगे अपने डेस्टिनेशन तक के पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएं। वो आपको कोई फुल माइलेज नहीं दे रहा, तो आप उसमें कुछ ज़्यादा सेव नहीं करने वाले। हाइब्रिड्स में आपको सेविंग्स में जाना है तो आप BEV में जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रिक, यानी कि बैटरी एनर्जी व्हीकल्स, जो टोटल चार्ज करेंगे आप, उसके ऊपर आप कैलकुलेशन 8-10 साल की निकालेंगे। वो व्हीकल्स भी तो महंगी नहीं, अगर पाकिस्तान में वो गाड़ियाँ सारी अगर इंपोर्ट होती हैं तो फिर दूसरे पेट्रोल के जो है चीज़ें उसके हिसाब से तो फिर ये है ना। देखिए इसमें बड़ी एक सिंपल सी लॉजिक है, वो ये है कि जब भी एक टेक्नोलॉजी न्यू आती है ना, वो महंगी होती है शुरू में। अभी पाकिस्तान EV टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, सो डेफिनेटली आप 100% यहाँ प्रोड्यूस अभी नहीं कर पा रहे। देखिए जैसे मैं मुल्क से बाहर जाऊँ या कहीं मैं अभी लास्ट गई हुई थी UK, तो वहाँ पे वेस्ट फील्ड में नीचे कार पार्क में जो शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे सब जगह इलेक्ट्रिक के वो चार्जिंग स्टेशंस इम्प्लांट हुए होंगे। गाड़ी वहाँ पे चार्ज पे लगाई, मैं अपनी बहन के साथ पूरा शॉपिंग घूमी फिरी, उसके बाद मैं वापस आई, गाड़ी चार्ज हो चुकी थी, बिल्कुल ठीक है, बैठे निकल गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, अगेन वी आर कमिंग ऑन अराउंड स्क्वायर वन। अभी ये चीजें तो है नहीं जी। अब यही बात है कि सपोज्ड टू वेट फॉर ऑल दैट थिंग, यू शुड, एंड अगर वेट नहीं करना चाहते हैं तो पैरेलल जितनी तेज़ी से हम इंपोर्ट्स को रोक कर लोकल प्रोडक्शन की तरफ आएंगे, इसका ये बड़ा आपको देखना पड़ेगा। देखें, आप जब अपनी इंपोर्ट्स को रोकेंगे थोड़ी और लोकलाइज करेंगे चीज़ को, तब आपकी कॉस्ट नीचे आएगी। क्योंकि जितना पार्ट आप बाहर से मंगवा रहे हैं, जितनी चीज़ें बाहर से बन के आएंगी, आप डेफिनेटली डॉलर्स में पे कर रहे हैं उनको। डॉलर डेफिसिट वैसे ही चल रहा है कंट्री, बहुत बुरा, LCs के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सो प्रेशर इकोनॉमी पे आएगा। और फिर फ्यूल के ऊपर जो हम ईयरली मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर बाइंग कर रहे हैं, उसको भी आपने अगर कम करना है तो डेफिनेटली आपको फिर अगेन EV की तरफ देखना है, और EV को देखना है तो उसको लोकलाइज करें पहले। अच्छा हारून, एक और सवाल है मेरा,
आप सपोज अगर हम ईवी की तरफ आ भी गए, चलें थोड़ी सी महंगी भी है, ठीक है, इस तरह से आप देख लें, क्योंकि जाहिर सी बात है 8-10 साल के बाद उसकी जो बैटरी है जो चल रही है उसने डेड भी होना है, फिर जाहिर सी बात है उसने भी रिप्लेसमेंट वाली काम पे आना है। अब वो भी बड़ी महंगी है। अब ये नहीं है कि जितना पेट्रोल की कीमत पे हमने एट दी एंड जितना पैसा बचाया है वो फिर दोबारा से उसकी बैटरी की वो रिप्लेसमेंट में हमें पैसा लगाना पड़ जाएगा सारा, हमारी इन्वेस्टमेंट तो फिर उधर डबल हो रही है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या? एक हद तक ठीक कह रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अभी अनक्लियर हैं आप। बाकी आवाम भी है, मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ बताने की। वो इस तरह है कि देखें, अभी आप कॉस्ट कैलकुलेट करें सिर्फ पेट्रोल की मद में। अगर आप अपने पेट्रोल आइस इंजन जिसको हम कहते हैं, इंटरनल कंबंशन इंजन, उसके अंदर अगर आप देखें खाली पेट्रोल कॉस्ट नहीं होती, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट हर महीने की भी आती है। उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं आपके, उसमें ब्रेकर्स, इंजन ऑयल, आपके बुश, आपके टायर्स, आपके मिरर्स, आपके इंजन के अंदर ही हज़ारों पार्ट्स निकलेंगे, मैकेनिकल पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपके कोई ना कोई रिपेयरिंग का खर्चा भी उसमें आता है, एक्सपेंस निकलता रहता है। सो यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन द पेट्रोल एक्सपेंस ओनली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पेट्रोल कार। उसके अगर आप कॉस्टिंग ऐड करेंगे वो इट इज़ वे हाई। आपको जब ईवी की तरफ देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के मुकाबले में आपके जो यूनिट चार्ज कर रहा है वो उसको देखना है। और आजकल सोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है, अगर आप वो घर पे चार्ज कर रहे हैं आपको तो वो ऑलमोस्ट फ्री कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आपके घर पे सोलर है तो डेफिनेटली वो सोलर से चार्ज कर रहा है उसको। अगर आपके घर पे एसी चार्जर लगा है विच इज़ अ स्लो नॉर्मल चार्जर, रात को आप लगाते हैं जैसे अपने मोबाइल फ़ोन को, आप गाड़ी को लगाएं 6 से 8 घंटे के अंदर सुबह गाड़ी फुल चार्ज है। और अगर किसी की गाड़ी फुल चार्ज है, जो पाकिस्तान में एसयूवी कार्स की अगर मैं रिकमेंड करता हूँ, उसके अंदर फुल चार्ज गाड़ी, जिस बंदे का डेली का आपका 50 किलोमीटर्स का भी, लेट्स से 60 किलोमीटर्स का डेली का कंजम्पशन भी है, तो 3 से 4 दिन तो गाड़ी फिर भी उसकी चार्ज रह रही है। और उसमें अगर आप कैलकुलेशन लेकर जाएंगे तो आपकी कॉस्ट 10 साल में बहुत नीचे आ जाएगी पेट्रोल के मुकाबले में। हम थोड़ा टाइम के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब अगर हम पेट्रोल जो गाड़ी है उसको हम जाकर फ्यूल अप करा लेते हैं, ठीक है, अब इस तरह से देखेगा मैक्सिमम 5 मिनट में वो टैंक जो है ऐसे फुल हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी को अगर आपने चार्ज करना होता है ना, तो फिर अगर आपको 100% उस गाड़ी को चार्ज करना है तो कोई 30 से 40 मिनट आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो जो टाइम है वो जो 30 से 40 मिनट का है वो भी एक वेटिंग वाला है, क्योंकि हर इंसान का बस ये होता है कि मैं फ्यूल स्टेशन पर रुकूँ, पेट्रोल फुल कराऊँ और वहाँ से आगे चले जाऊँ। और अगर हम गाड़ी को चार्ज करने के लिए जाते हैं तो फिर 30 से 40 मिनट की वेटिंग भी है, जिसमें आपको अगर कोई जल्दी है, कोई काम करना है, या फिर बाकी आपकी जो रोज़मर्रा की एक रूटीन है वो थोड़ी सी तो डिस्टर्ब होगी बिकॉज ऑफ द वेटिंग। तो अब इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी इसके अंदर काउंट करता है। जी बिल्कुल करता है, बहुत क्रूशल फैक्टर है, क्योंकि बिजी पेस लाइफ है सबका, ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सब चीज़ें। अब इसके अंदर अगेन हम वहीं पे आगे खड़े हो जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इसमें 2 चीज़ें काउंट होती हैं। डिपेंड ये करता है जो कमर्शियल चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे या लगाए गए हैं, क्या वो एसी हैं या डीसी हैं, विच मींस ऑल्टरनेटिव करंट पे हैं या डायरेक्ट करंट पे हैं। डीसी चार्जर्स आर ऑलवेज फास्टेस्ट चार्जर्स, जिनके ऊपर ऑफ कोर्स आपके यूनिट्स भी ज़्यादा लगेंगे और आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। आजकल ऑन ग्रिड स्टेशन के ऊपर अगर हम बात करें, विच मींस कि डायरेक्ट आप ग्रिड स्टेशन से बिजली लेकर अपने चार्जिंग स्टेशन को चार्ज पावर दे रहे हैं, एंड देन आप डीसी चार्जर से उसको चार्ज करना चाहते हैं। अब डीसी चार्जर्स में भी देन अगेन आपकी कैपेसिटी डिपेंड करती है, कितने किलोवाट पर आवर का चार्जर लगाया है। आपके अगर अच्छे चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे तो आप 10 मिनट के अंदर भी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं, दैट इज़ कॉस्टली। अगर आप एसी चार्जर से चार्ज करें तो डेफिनेटली आपको गाड़ी को 40, 50, 60% तक लाने के लिए आपको 40, 50 मिनट, 60 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, विच इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। तो उसको आपने रिड्यूस अगर करना है, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड पे आना है कि लोगों की डेली लाइफ रूटीन भी डिस्टर्ब ना हो और सर्विसेज भी मिले, तो आपको अच्छे गुड कैपेसिटी के डीसी चार्जर्स इम्प्लांट करने पड़ेंगे कमर्शियल चार्जिंग स्टेशंस पे। क्योंकि एसी चार्जर्स तो आप घर पे भी लगा सकते हैं रात को, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि घर से गाड़ी चार्ज करके निकलेंगे, वो बाहर भी पूरा चार्ज देगी। हर एक के पास एसयूवी नहीं होती, किसी के पास छोटी गाड़ी भी हो सकती है, तो उसके लिए डीसी चार्जर्स रिकमेंडेड है। अच्छा, डीसी चार्जर्स जो होते हैं ना, अगर हम उनके बारे में बात करें तो 70 किलोवाट आवर के हिसाब से जो उनकी बैटरी है, ओके, अगर उसको चार्ज कर रहे हैं हम तो 80% तक तो वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। मैं कह रहा अगर 80 से 100 तक उसको जाना होना है तो फिर उसने आधा घंटा 40 मिनट लेना ही लेना। जो मैंने रिसर्च किया उसमें ये जो एंड वाले 20% है ना, उसमें आधा घंटा सिर्फ ये उस 20% बैटरी को चार्ज करने में ले जाती है। ठीक कह रहे हैं आप। सबसे पहली तो ये रिकमेंडेड चीज़ है कि आप 100% कभी भी गाड़ी चार्ज करें ही मत। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। इसमें क्या मसला है? इसमें मसलियत ये होती है, इट अफेक्ट्स
बैटरी लाइफ इफेक्ट होती है। अच्छा, आप 100%? चाहे ये मोबाइल फ़ोन पे डिपेंड कर दें, चाहे आप लैपटॉप पे ले लें, चाहे ईवी कार्स पे लें, 85% से ज़्यादा, मोबाइल हो, गाड़ी हो, किसी भी किस्म की जो 85% से बैटरी को ज़्यादा हम मत चार्ज जाएं। करें उसको फुल नहीं करना। नहीं करना। वैसे तो कहा जाता है फ्यूल भी जब आप भरवाएं तो बिल्कुल उसको ओवरलोड करा के फुल ना कराएं, जी। उसमें थोड़ी सी एयर स्पेस। जी बिल्कुल। तो उसी तरह बैटरी का भी बैटरी का ये सीन होता है, हम तो फुल चार्ज पे 100 होती है तो चार्जर निकालते हैं। हाँ, यहाँ से फिर आप देखें उसकी अगर नॉर्मली आप इसके अगर मोबाइल फ़ोन की भी बात कर लेंगे ना, इसकी बैटरी आप 100% हर वक्त अगर रखेंगे, आपकी बैटरी लाइफ इतनी अफेक्ट होगी कि एक बैटरी ने अगर 10 साल चलना था वो आपकी 4 साल में दोबारा ख़राब होने की और आहिस्ता आहिस्ता स्लो चार्ज की तरफ चली जाएगी। क्यों, ऐसा क्या होता है? इसके अंदर चार्जिंग साइकिल्स डिपेंड करते हैं, चाहे वो कार है चाहे वो मोबाइल है, अगर वो लिथियम बैटरीज पे चल रही है। अब बैटरीज की भी काइंड्स हैं, लिथियम पॉलीमर है, लिथियम आयन है, लिथियम आयरन फॉस्फेट है। डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड कौन सी बैटरी यूज़ कर रहा है। एक मैं नाम नहीं लेता, एक लेट से हम कहते हैं कोई ब्रांड यूज़ करता है लिथियम आयरन बैटरी, लिथियम आयरन फॉस्फेट कोई कर रहा है, और एक कर रहा है लिथियम पॉलीमर। लिथियम पॉलीमर थोड़ा स्लो चार्ज करेगा, महंगी कॉस्ट करेगी। लिथियम आयरन फॉस्फेट उसके मुकाबले में ठंडी भी ज़्यादा रहती है, गर्म भी नहीं रहती, महंगी भी नहीं पड़ती और चार्ज भी जल्दी होती है। तो ये भी देखना पड़ता है कि जिस ब्रांड को आप ख़रीद रहे हैं उसमें जो यूजेज की गई है मोटर की, बैटरी की, वो कौन सी है। ये कॉस्ट पे बहुत अफेक्ट करेगा, चार्जिंग टाइम पे अफेक्ट करेगा, आपका माइलेज कितना मिलना है उस पर अफेक्ट करेगा। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच हारून, बड़ा ज़बरदस्त हमें आपने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। यू फ्रॉम जर्मनी और लाहौर ख़ास तौर पे जब आते रहते हैं तो हमने इनको मधु इसीलिए किया ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। हम आपको एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।